नमस्कार दोस्तों, भवानी कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी है उसे उसने 4 ब्लॉक में विभाजित किया था। एस, पी और डी और एफ 4 ब्लॉक होते हैं दोस्तों। उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सा की स्थान जो कहाँ पर है, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। आज हम देखेंगे कि इनमें जो 4 ब्लॉक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाता है, उनका मतलब जो 7 आवर्त होते हैं उनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो ब्लॉकों में जो इलेक्ट्रॉन बनने का डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का सामान्य क्रम। तो दोस्तों इस ब्लॉक में यदि इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो उसका जो क्रम होगा वो होगा NH2, यानी कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसका जो कोष है वो कोई सा भी हो सकता है, यानी कि कक्षकों की संख्या या कोषों की संख्या। इसी प्रकार पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक में NH2 NP6, क्योंकि जो क्रम होता है श्याम श्याम पी श्याम, इस प्रकार से वो ट्रिक में आपको लिखाऊंगा। तो NH2 NP6 पी ब्लॉक के लिए ये। और डी ब्लॉक में आता है NH2, ये एस और पी कॉमन चलेंगे, फिर अब डी में भरेंगे तो N-1 डी 1 to 10, यानी कि डी में आएंगे 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन। और जो डी होता है वो एक कोष कम होता है पीछे, यानी कि जहाँ एस और पी होंगे उसके अंदर की साइड एक और कोष होगा जो डी, इसलिए इसे संक्रमण तत्व बोला जाता है। और एफ ब्लॉक होता है। एफ में अब एस पी और डी कॉमन रहेंगे, बाकी जो एफ एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब जो एफ है वो इन दोनों के 2 कोष अंदर प्रवेश करता है, यानी कि 2 कोष पहले होता है जो, इसलिए इसे अंत संक्रमण तत्व, वो अंत संक्रमण कोष भी बोला जाता है। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अंत संक्रमण तत्व भी बोले जाते हैं इनको। तो N-2 F1 to 14, यानी कि एफ में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 14 आएंगे, न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन या 1। तो इस प्रकार से ये जो सामान्य क्रम है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के लिए वो आपको ये याद करने पड़ेंगे, इनको नोट कर लेना। आगे चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मैंने आपको आवर्त बताया था कि जो 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उन्हें आवर्त बोला जाता है। जो वो आवर्त जो है 7 होते हैं, उनको जो डिवाइड किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि जो ऊपर की लाइन थी उसमें केवल 2 तत्व थे, इसलिए उसे अति लघु आवर्त बोला गया। उसके बाद नीचे वाली लाइन इस प्रकार से वो 7-8 लाइनें, उनको इन अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घावर्त, अति दीर्घावर्त और अपूर्ण आवर्त, इनमें डिवाइड किया गया है। और ये 2, 8, 8, 18, 18 ये तत्वों की संख्या है। इनका प्रत्येक का विवरण अलग अलग देखते हैं हम। अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त सबसे ऊपर वाला जो आवर्त होता है उसे अति लघु आवर्त बोला जाता है। इसमें कुल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, 1s1 1s2। फिर आता है लघु आवर्त। लघु आवर्त जो आधुनिक आवर्त सारणी में पाए जाने वाले दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त बोला जाता है। इसमें जो 8-8 तत्व विद्यमान होते हैं वो आपको सारणी या टेबल देखकर ही आपको पता चलेगा। तो अभी तो मैंने ये लिख रखा है कि सेकंड आवर्त में ये वाले तत्व, थर्ड आवर्त में ये वाले तत्व जो है लघु आवर्त के तत्व कहलाते हैं। फिर आता है दीर्घावर्त। तो दीर्घावर्त जो शुरू होता है वो चौथे और 5वें आवर्त से शुरू होता है, चौथे और 5वें आवर्त से दीर्घावर्त। और इसमें जो तत्व हैं वो 18-18 तत्व आते हैं। चौथा आवर्त पोटेशियम से लेकर कोबाल्ट तक, निकल से लेकर क्रिप्टॉन तक, इस प्रकार। और जो अति दीर्घावर्त है वो आधुनिक आवर्त सारणी में 6ठे आवर्त को अति दीर्घावर्त कहा जाता है। इसमें कुल 32 तत्व विद्यमान हैं। और जो अपूर्ण आवर्त है दोस्तों उसमें 32 न होकर केवल 28 तत्व थे, क्योंकि वो 4 तत्व अभी अब खोजे गए बाद में, पहले ये तत्व खोजे नहीं गए थे, इसलिए इसमें 28 तत्व विद्यमान है, जो कि अभी भी हम यही पढ़ते आ रहे हैं। और जो 7वां आवर्त है उसे लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको अलग से रखा गया है, और उनमें जो लैंथेनम और एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व बोला जाता है। अब किस प्रकार से क्वेश्चन देगा, तो दोस्तों देखो, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है। 1s2 पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष प्रवेश हुआ। तो दोस्तों अब मैं आपसे पहला पॉइंट पूछता हूँ कि निम्न का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा। तो दोस्तों टोटल आपको ये काउंट करने हैं। 9 और 2 11 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें और 2 इसमें, टोटल 29। 29 पर आता है हमारा कॉपर Cu। और जो आवर्त है उस आवर्त को हम देखते हैं दोस्तों, जो अंतिम कोष है ना वही
यानी कि जो चौथा कोष यहाँ पर आने वाला है, यानी कि चौथा कोष है, तो ये जो आवर्त होगा इसका वो होगा चौथा आवर्त। और इसका यदि हम वर्ग देखें कि ये वर्ग कौन से वर्ग का तत्व है, तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है इनको काउंट करते हैं, 9 और 2 11, तो 11वें वर्ग का ये तत्व होगा कॉपर। और इसकी प्रकृति देखी जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश, यानी डी ब्लॉक में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसे अंत वो संक्रमण तत्व भी बोला जाएगा। इस प्रकार से ये 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो इनको जो पहचानने का वो है यही तरीका है कि परमाणु क्रमांक की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिन के बता दो, आवर्त की पूछे तो जो कोष अंतिम कोष है वही उसका आवर्त होगा, वर्ग की पूछे तो अंत लास्ट के जो कोष है उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ही वर्ग होगी। दोस्तों जो आवर्त सारणी है उसमें जो एक ही वर्ग के तत्व होते हैं, वर्ग तो टोटल 18 है, प्रत्येक वर्ग में जो जितने भी तत्व आते हैं उनमें जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी तत्वों को एक समान होगा, और एक ही उपकोष के होंगे, एक ही कोष के होंगे, एक ही ब्लॉक में उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन वो प्रवेश करेगा। ऐसे उपकोष के हैं तो ऐसे यानी कि ऐसे ब्लॉक के तत्व हैं तो उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे उपकोष में प्रवेश करेगा प्रत्येक का। ये पहला वर्ग है दोस्तों, इसे चार धातु भी बोला जाता है इन तत्वों को, और ये जो है धातु होते हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त में पाए जाने वाले सभी 7 आवर्तों में पहले तत्व के रूप में जो धातु हैं, और अंतिम लास्ट में जो वर्ग देखेंगे हम उसमें अक्रिय गैसें आपको मिलेंगी। और दोस्तों तत्वों से संबंधित ये कुछ परिभाषाएं, यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त के जो प्रमुख बिंदु हैं वो 5 से 6 पॉइंट हैं। इनकी परिभाषा है वो एग्जाम में पूछी जाती है, एक ना 100% आती है, इसलिए हम प्रत्येक की परिभाषा और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो पहला आता है परमाणु का आकार, यानी परमाणु का आकार क्या होता है। तो दोस्तों नाभि से लेकर जो बाह्यतम कोश के मध्य की जो दूरी होती है वही परमाणु का जो आकार है या त्रिज्या होती है, इसके बराबर ये परमाणु का जो आकार हो। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से उसके नाभिक के मध्य तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बोला जाता है। अब ये किस प्रकार वर्ग में और आवर्त में जो परिवर्तन होता है वो इस परमाणु के जो आकार है वो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं तो किस प्रकार से बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर से नीचे आए तो बढ़ेगा या घटेगा आकार। इस बात को हम देखते हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार का मान लगातार घटता जाता है। जैसे सेकंड आवर्त के जो तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता क्यों है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे बाएं ओर जाएंगे तो कोष तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ेगी। आवर्त एक ही है, कोष एक ही रहेगा। अब कोष तो समान है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए जो जेड इफेक्ट का मान होता है, प्रभावी नाभ की आवेश का मान जो है बढ़ता जाता है। उसके बढ़ने से क्या होगा कि जो आकार है वो उससे घटता जाएगा, यानी कि जो आकार है वो घटता जाएगा। जो नाभ की आवेश लगेगा उनको वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस प्रकार से वो अपना जो आकार है उसे घटकर कम कर लेगा। इसलिए इधर से इधर जाने पर यानी बाएं से दाएं जाने पर जो आकार में कमी आती है वो किस कारण आती है, जेड इफेक्ट के मान यानी प्रभावी नाभ की आवेश के कारण। यही लगा हुआ है, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है लेकिन कोष की संख्या समान रहती है। इस कारण धनात्मक जो नाभ की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करता है। इसे प्रभावी नाभ की आवेश कहते हैं। जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है, अब ये इसकी परिभाषा है कि धनात्मक नाभिक द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, क्योंकि जो सेंटर में होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बाहर से ये आकर्षित करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए धनात्मक नाभिक द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो जेड इफेक्ट कहलाती है। इसका मान हमेशा अधिक होता है जिससे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। इस कारण परमाणु का आकार घटता जाता है बाएं से दाएं जाने पर। अब वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो कोष हैं उनकी संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन जो है समान रहते हैं। क्योंकि अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने का मतलब है कि इस प्रकार से ये कोष बढ़ते जाते हैं।
और न कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन में समान है। और जो है कोस ये बढ़ते जाते हैं। अब जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे कोस, तो इसकी जो सेंटर से दूरी है वो बढ़ती जाएगी इस प्रकार। तो जो जो एड इफेक्ट है, यानी कि जो इस पर ये आकर्षण लगाता है वो कम होता जाएगा। जिससे ये आकर्षण कम होगा तो ये आकार में वृद्धि होगी, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर जो जेड इफेक्ट का मान है, प्रभावी नाभ की आवेश, वो कम होता है, जिससे इसके आकार में वृद्धि होती है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। कोष यानी कि कक्षक, जो कक्षक हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन है वो समान रहेंगे, क्योंकि जो एक ही कोष के हैं ना सारे, तो इलेक्ट्रॉन तो समान है, लेकिन जो उनमें जो कक्षक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो केंद्र से दूरी है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और केंद्र से दूरी बढ़ेगी तो उसमें जो जेड इफेक्ट है उस आकर्षण कम लगा पाएगा। इस पर लिए उसका जो आकार है वो लगातार बढ़ता जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये अगला जो टॉपिक है संयोजकता, इसे हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए।